Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पार्ट 3 में फेमस क्रिटिक्स जैक्स डेरिडा के बारे में। जैक्स डेरिडा एक ऐसे क्रिटिक जिनका नाम बहुत सारे डिसिप्लिन्स में लिया जाता है और उनके व्यूज़ क्वाइट डिफरेंट हैं फ्रॉम द अर्लियर क्रिटिक्स एंड ही इन्फ्लुएंस्ड ए लॉट ऑफ लिटरेरी टेनेट्स ऑफ दैट पीरियड. So he is Jacques Derrida. He was a French philosopher and literary theorist. He was born on July 15, 1930 in El Bear, Algeria, which was then a French colony. यानी अल्जीरिया में पैदा हुए थे और अल्जीरिया उस समय एक फ्रेंच कॉलोनी था जब इनका जन्म हुआ, इसीलिए ये अल्जीरियन फ्रेंच फ़िलासफ़र भी कई बार कहलाते हैं. ही बिगेन हिज एकेडमिक कैरियर स्टडीइंग फ़िलासफ़ी में इनका शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो एकेडमिक कैरियर इनका फ़िलासफ़ी से ही शुरू हुआ. एंड ही स्टडीड एट École Normale Supérieure in Paris. And he also studied at Harvard University and the University of Oxford. It means he was quite a learned person. Derrida taught as a professor of philosophy at various universities throughout his career, including the University of Paris. उन्होंने वहाँ पढ़ाया. École des Hautes at Sciences Sociales. This is again in France. He also held position of visiting professor at different institutions around the world. और वर्ल्ड में कई सारे इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी इंक्लूड हैं, वो विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से फ़िलासफ़ी पढ़ाने गए. As far as the influence ऑफ फ़िलासफ़र, कि किन फ़िलासफ़र से ये प्रभावित थे, उनमें फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेइडेगर, सिगमंड फ्रॉड एंड स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक फर्डिनेंड डी सोशर. उनकी फ़िलासफ़ी फर्डिनेंड डी सोशर की, सिगमंड फ्रॉड, फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेइडेगर, इन सब से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. यहाँ बेसिकली हम उन्हें एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसे आप ठीक से ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी फर्डिनेंड डी सोशर ने दी थी, उन्होंने जो बातें कही थी उनके अगेंस्ट में इन्होंने अपने कौन से स्टेटमेंट्स दिए हैं. ये उन्हीं क्रिटिक्स में से हैं जो इनिशियली स्ट्रक्चरलिस्ट थे. ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्डिनेंड डी सोशर एंड हिज स्ट्रक्चरलिज्म, बट लेटर ऑन ही began to disagree with some of the aspect of structuralism, and that is why he entered into the post-structuralist phase of literary criticism. These are his main works. Derrida's work gained prominence during 1960s and 70s, challenging the traditional philosophical and literary theories. इनके वर्क 1960s और 70s में फेमस हुए और उन्होंने जो पुरानी फ़िलासफ़िकल और लिटरेरी थ्योरीज़ हैं उसमें कई सारे से चैलेंज किए और उन्हें कई तरीके से चेंज किया. यहाँ पे उनके कुछ फेमस वर्क्स के नाम हैं. राइटिंग एंड डिफरेंस, इट इज़ 1967. ऑफ ग्रामेटोलॉजी, दिस इज़ ए फेमस वर्क बाय डेरिडा. स्पीच एंड फिनोमेना, 1967. मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी, डिसेमिनेशन, The Postcard from Socrates to Freud and Beyond, The Gift of Death, The Spectres of Marx. So these are some famous works by Jacques Derrida. Now from structuralism to post-structuralism, जैसे मैंने बताया कि पहले ये स्ट्रक्चरलिस्ट फ़िलासफ़ी से ही प्रभावित थे, लेकिन बाद में उसमें इन्हें कुछ कमियां नज़र आने लगीं और ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ बढ़ गए. So Derrida was initially associated with structuralism, but later challenged its traditional philosophical linguistic assumptions and contributed to post-structuralism. अब वो क्या चीज़ थी स्ट्रक्चरलिज्म की जिसमें इन्हें कुछ कमियां नज़र आई, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. ट्रेडिशनल assumption of structuralism relied on the concept of metaphysics of presence, which is the belief. Now he raised objection. इन्हें
गलत लगा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफी का ये कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? दैट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। नाउ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या है? इट इज ए बिलीफ, ये एक ऐसा विश्वास है दैट व्हाट इज इमीडिएटली एंड डायरेक्टली प्रेजेंट इज मोर रियल, ऑथेंटिक एंड वैल्यूएबल। कि जो चीज आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने उपस्थित है, वही चीज ज़्यादा रियल है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। और जो चीज़ आपके सामने नहीं है, व्हाट इज एब्सेंट, डेफर्ड और मीडिएटेड, या आप उसे सोच रहे हैं या उसे आप दूसरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके सामने उपस्थित नहीं है, वो चीज़ जो है वो उतनी वैल्यूएबल और ऑथेंटिक नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से सोचिए कि मैं इस समय बोल रही हूं और मेरे सामने तो लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही लेक्चर दे रही हूं और आपसे पूछा जाए स्पीच और राइटिंग में क्या चीज़ ज़्यादा रियल लग रही है, तो आप मेरे बोलने को देख के ये कहेंगे कि बोलना ही रियल है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा बोलना जो है वो डिपेंड राइटिंग पे ही कर रहा है। खैर, इस बात को भी लेटर समझते हैं। स्पीच इज थॉट टू बी मोर रियल। स्पीच को क्यों ज़्यादा रियल माना गया? किस फिलॉसफी में? ट्रेडिशनल फिलॉसफी में स्पीच को ज़्यादा रियल माना गया। किससे? राइटिंग से। डायरेक्ट एक्सपीरियंस को ज़्यादा रियल माना गया उसके रिप्रेजेंटेशन से। अब ऐसा ट्रेडिशनली किया ही जाता था, लेकिन डेरिडा ने इस बात पे क्वेश्चन उठाया कि भाई स्पीच और राइटिंग में स्पीच को ही आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों समझ रहे हो, जबकि स्पीच भी जो कोई बोल रहा है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ तो है पहले, और उसने उसे पढ़ा है और उसके बाद वो उसमें से जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसमें चाहे इंक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, वो बोल रहा है। तो स्पीच भी कहीं ना कहीं रिटन डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। तो इसी तरीके से जैसे मानिए गवाही होती है, किसी भी कोर्ट में गवाही होती है, तो गवाह जो बोल रहा है उसे रियल माना जाता है। लेकिन अगर कि कहीं कोई बात अटकती है कि इसे सही माने ना माने, तो देखे तो रिटन वाले रूल्स ही जाते हैं ना, फिर वो किताबें पढ़ी जाती हैं, वो धाराएं पढ़ी जाती हैं कि उनके हिसाब से ये सही है या नहीं है। तो डेरिडा इसी बात को कहते हैं कि आप ट्रेडिशनली स्पीच को राइटिंग से बेहतर क्यों मानते हो, और अगर मानते भी हो तो राइटिंग इन्फीरियर नहीं है, उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो यही बात डेरिडा ने टाइम एंड अगेन तरह तरीके से सिद्ध की है। सो इट वॉज द ट्रेडिशनल बिलीफ कि स्पीच और राइटिंग में स्पीच इज थॉट टू बी मोर रियल। इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज कंसीडर्ड मोर रियल। अब मान लीजिए इसी तरीके से देखा जाए, मैं आपको ऑनलाइन या इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ और एक में स्वयं खड़े होके और आप स्वयं खड़े होके पढ़ें, तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उसे नेचुरली आप भी बेटर मानते हो। लेकिन डेरिडा कहते हैं कि बेटर मानना तो अलग बात है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की भी अपनी एक अलग अहमियत है। और ये जो सोच है कि इन दो चीज़ों में से एक चीज़ सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, ऐसा मानना गलत है। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, डेरिडा ये कहना चाहते हैं। Derrida argued that this bias or preference towards presence can limit our understanding of meaning of language, representation and experience। तो डेरिडा ने कहा कि अगर आप जो चीज़ उपस्थित है उसी को ही प्रेफरेंस देते रहोगे, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की या रिप्रेजेंटेशन की या किसी एक्सपीरियंस की, उसे हम बहुत लिमिट कर देंगे, उसे हम बहुत लिमिटेड ही तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए उसके लिए उन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट्स दिए, उन्हें हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। तो प्रेजेंस वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है। द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस रेफर्स टू द ट्रेडिशनल वेस्टर्न फिलोसॉफिकल एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन एसेंशियल ट्रुथ और रियलिटी। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस मतलब जो चीज़ उपस्थित है वही सच है, वही रियलिटी है। ऐसा वेस्टर्न फिलोसफी में इस बात पे एम्फेसाइज किया गया था।
It is associated with metaphysical system that seek a stable and fixed foundation for knowledge. अच्छा, क्योंकि जो उपस्थित है वही सत्य है, इसका मतलब सत्य क्या है? जो उपस्थित है। और वो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सत्य है वो स्टेबल हो गया, फिक्स्ड हो गया, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टेबल एंड फिक्स्ड फाउंडेशन फॉर नॉलेज। लेकिन डेरिडा इस बात को सही नहीं मानते। Derrida critiques the metaphysics of presence through his philosophical approach known as deconstruction. इस बात को कि ट्रुथ जो है वो फिक्स्ड और स्टेबल नहीं होता, कैसे नहीं होता, उसके लिए उन्होंने ये जो थ्योरी थी मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस को डीकंस्ट्रक्ट किया, और इसी प्रोसेस को डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब उसे डिस्टेबलाइज किया, उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध किया कि फाउंडेशन फॉर नॉलेज जो है वो स्टेबल एंड फिक्स्ड है। And this approach is known as deconstruction that seeks to destabilize the traditional assumptions like binary opposition and stability of meaning. यानी एक बाइनरी अपोजिशन वाली थ्योरी को उन्होंने चेंज किया और एक स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग वाली। अब आप इन दो टर्म्स को ध्यान रखिए, मतलब दो कंसेप्ट्स को ध्यान रखिए, बाइनरी अपोजिशन का क्या कंसेप्ट है और स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग का क्या कंसेप्ट है, और कैसे दोनों बातों को ट्रेडिशनल थ्योरीज मानती थी और डेरिडा ने इन दोनों बातों को डीकंस्ट्रक्ट किया। हम रिजेक्ट नहीं कह रहे हैं, उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट किया और इन दोनों बातों को जैसे समझा जाता था उससे अलग तरीके से समझने की कोशिश की। According to him, these assumptions are problematic. उन्हें लगा कि ये जो बाइनरी अपोजिशन और स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग वाले दो कंसेप्ट्स हैं ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, और अगर हम इन्हें मानते हैं तो क्या होता है, लेड टू ए नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, यानी हमारी लैंग्वेज की और लैंग्वेज के मीनिंग को समझने की जो अप्रोच है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते अगर हम इन दो कंसेप्ट्स के बीच में रह जाते हैं, बाइनरी अपोजिशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। तो उन्होंने इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। He argued that the language is inherently complex, fluid, and resistant to the fixed meaning, so the quest for a stable foundation is futile. उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है उसके कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होते, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, फ्लूइड है, जिधर बहना चाहे बह सकती है, और उसके मीनिंग फिक्स नहीं हो सकते। इसलिए किसी एक सत्य की खोज करना, किसी एक मीनिंग की खोज करना किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी लैंग्वेज में, वो ठीक नहीं होगा। फिर कैसे मीनिंग सर्च करें, अब ये देखते हैं। देखिए, another is the critique of logocentrism. Jacques Derrida's critique of logocentrism is the focal point of his philosophy. While developing his theory of deconstruction, he challenged various assumptions of logocentrism. Now, another technical term, logocentrism. ये logocentrism term जो है वो लोगो से बना है। लोगो में वही वाली बात, लोगोज मीन्स हियर स्पीच, और जैसे मैंने आपको लोगोसेंट्रिज्म मीन्स लोगों पे ही सेंटर किया जाता है, लोगों पे ही फोकस किया जाता है, स्पीच पे ही फोकस किया जाता है, स्पीच को ही सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू राइटिंग एंड स्पोकन वर्ड्स आर दी कंसीडर्ड फाउंडेशन ऑफ मीनिंग। और जो बोला जाता है स्पोकन वर्ड्स हैं उन्हें ही मीनिंग की फाउंडेशन मान लिया जाता है, एंड दे आर कंसीडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड दीज स्पोकन वर्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी ट्रुथ। अब वही वाली बात है, उसको टेक्निकली यहाँ प्रस्तुत कर दिया लोगोसेंट्रिज्म कह के। Derrida argues that this hierarchy has been historically favored and constructed, कि स्पीच और राइटिंग में कौन सी चीज को इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। ट्रेडिशनली लोग स्पीच को सिग्निफिकेंट समझते हैं और समझते थे, लेकिन डेरिडा कहते हैं कि ये उनकी मन की मर्जी थी। उन्होंने स्पीच को इम्पोर्टेंट समझ के एक परसेप्शन बना दिया कि भाई स्पीच और राइटिंग में स्पीच ही इम्पोर्टेंट है।
तो कहते हैं कि ये जो हायरार्की है, ये जो ऊंच नीच है स्पीच और राइटिंग में, ये लोगों ने उसे फेवर कर करके हिस्टोरिकली उसे फेवर किया कि भाई स्पीच सिग्निफिकेंट। बहुत सालों तक जब यही वाली बात होती रही कि स्पीच सिग्निफिकेंट है, स्पीच सिग्निफिकेंट है, राइटिंग के कंपैरिजन में स्पीच मोर इम्पोर्टेंट है, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यानी ये एक कंसेप्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ कि स्पीच और राइटिंग में अगर हम कंपेयर करें तो स्पीच को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे। अब दरीरा कहते हैं नाउ इट इज द टाइम टू डीकंस्ट्रक्ट इट। जैसे कंस्ट्रक्ट किया है इसी तरीके से हमें उसे अब डीकंस्ट्रक्ट करना है। अब आप पूछेंगे कि भाई इस कंस्ट्रक्टेड में क्या समस्या? कंस्ट्रक्टेड में डरीडा को ये समस्या है कि वो कहते हैं कि अगर ये वाली बात कंस्ट्रक्टेड रहती है कि एक चीज ऊंची दूसरी चीज नीची, तो ऐसे चीज में हमारा जो मीनिंग है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो इसलिए मीनिंग को बढ़ाने के लिए, मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। ही आर्ग्यूड दैट राइटिंग इज नॉट सेकेंडरी। उन्होंने कहा कि राइटिंग, स्पीच और राइटिंग में राइटिंग सेकेंडरी नहीं है, बट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। राइटिंग का अपना खुद का सिग्निफिकेंस है। ही रिजेक्टेड द आइडिया एंड आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज ऑलवेज चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज रेड। अब उन्होंने इसके लिए कहा कि लैंग्वेज जो है हमेशा उसमें बहुत सारे से कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, और अगर आप किसी टेक्स्ट का मीनिंग समझना चाहते हैं तो किसी भी टेक्स्ट का एक मीनिंग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम पढ़ी तो वो कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में पोएम पढ़ी गई है, किस व्यक्ति ने पोएम पढ़ी है, उसने किस स्थिति में पढ़ी है, उसी हिसाब से उस टेक्स्ट के मीनिंग चेंज होते जाएंगे। Derrida deconstructs this by pointing out that speech itself is a form of writing. कि स्पीच भी क्या है? एक राइटिंग की ही फॉर्म है। When we speak, we rely on a system of signs and differences. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोर्ट में बहस चल रही है तो बहस में बोली जा रही हैं बातें कोर्ट में, तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन वो बोली किस आधार पे जा रही है? वकील बहस कर रहा है, वो किस आधार पे कर रहा है? वो उन लिखित चीजों के आधार पे ही तो बहस कर रहा है जो उसने बुक्स में पढ़ी हैं, जो धाराएं पढ़ी हैं, या कैसे प्रूव करते हैं कि ये गिल्टी है या नहीं है, वो सब उसने पढ़ के ही तो सीखा है। तो जब पढ़ा, राइटिंग फिर इनसिग्निफिकेंट कैसे हो गई? आप कहेंगे ये तो आज की बात है, लेकिन नहीं। मान लीजिए बाइबल के भी वर्ड्स हैं, तो उनकी ऑथेंटिसिटी देखने के लिए हम बाइबल को पढ़ते ही तो हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलना ही सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वो वर्ड्स कहीं से तो आए, कहीं तो वो उसमें राइटिंग में लिखे गए हैं, और उसके बाद उनकी एनालिसिस और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कह रहे कि स्पीच इटसेल्फ इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग। व्हेन वी स्पीक वी रिलाई ऑन ए सिस्टम ऑफ साइन एंड डिफरेंसेस। दिस स्पोकन वर्ड इज डेफर्ड इन टाइम। वो समय के साथ बदल जाता है, डेफर मीन्स चेंज हो जाता है, एंड सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, और उसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, जस्ट लाइक रिटन लैंग्वेज। और यही वाली बात रिटन लैंग्वेज में भी होती है। अब मान लीजिए कोई एक साधारण सा नियम है, अब उस नियम को जब बोला गया एक परिप्रेक्ष्य में कोर्ट में, तो उसके इंटरप्रिटेशन वहां हुए। एक परिप्रेक्ष्य में सादा हमारे जीवन में, तो उसके इंटरप्रिटेशन वहां हुए। एक परिप्रेक्ष्य में समाज में किसी और जगह, तो उसके इंटरप्रिटेशन वहां हुए। यानी उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसके इंटरप्रिटेशंस चेंज होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो यही वाली बात ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक सिंगल मीनिंग एक टेक्स्ट का नहीं माना जा सकता। नाउ अनदर क्रिटिक ऑफ बाइनरी अपोजिशन। ये लोगोसेंट्रिज्म और बाइनरी अपोजिशन एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। देखिए, फर्डिनेंड डी सेशोर ने जब अपनी थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म की दी थी तो उन्होंने इन बाइनरी अपोजिशंस की बात की थी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये हर चीज जो है बाइनरी अपोजिशन में मिलती है किसी भी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर में, गुड है तो इविल है, मेल है तो फीमेल है, नॉर्मल है तो एबनॉर्मल है। तो इसमें ये कहते हैं कि इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गुड,
तो आपको कैसे गुड को समझाएं? जो इविल नहीं है वो गुड है। मेल क्या है? जो फीमेल नहीं है वो मेल है। नॉर्मल क्या है? जो एबनॉर्मल नहीं है वो नॉर्मल है। इसी तरीके से ये बाइनरी अपोजिशन में चीजों को समझा जाता है। अब डेरिडा इस बात से एग्री नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि ये बाइनरी अपोजिशन वाली थ्योरी ठीक नहीं है, एंड आर्ग्यूज दैट वन टर्म इन ए पेयर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। ये मानते हैं ये लोग बाइनरी अपोजिशन वाले। द टर्म इन दीज पेयर्स आर हायरार्किकली ऑर्डर्ड विद वन टर्म बीइंग प्रिविलेज्ड ओवर द अदर। डेरिडा कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कि आपने मेल और फीमेल लिख दिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल लिख दिया। ऐसी बाइनरी बनाना सही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने कंस्ट्रक्ट किए। आपने फीमेल और मेल क्यों नहीं लिखा? आपने एबनॉर्मल और नॉर्मल क्यों नहीं लिखा है? तो ये जो हायरार्की है कि मेल को फीमेल से ऊपर रखना, ये हायरार्किकली आपने उन्हें ऑर्डर किया है, उन्हें कंस्ट्रक्ट किया है। वन टर्म बीइंग प्रिविलेज्ड ओवर द अदर, एक को दूसरे के ऊपर प्रिविलेज दिया है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है, और ये कंस्ट्रक्शन हमारे मीनिंग को लिमिट करता है। तो हमें इस बाइनरी को डिकंस्ट्रक्ट करना होगा। Derrida challenged this hierarchical structure, declaring that the supposed superiority of one term is based on historical, cultural, and linguistic factors rather than inherent superiority। मतलब इन बाइनरीज में, मेल फीमेल गुड इविल वाले में, ऊपर वाले ने कोई सुपीरियरिटी एक से और दूसरे को नहीं दे रखी है, तो फिर सुपीरियर मान कैसे लिया? मान लिया क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत दिन तक एक चीज दूसरे से सुपीरियर मानी जाती रही। गुड को हमेशा सुपीरियर माना गया इविल से, मेल को हमेशा सुपीरियर माना गया फीमेल से। कल्चरली हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया, लिंग्विस्टिकली हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन हमें इन बाइनरीज को तोड़ने की ज़रूरत है, डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। डेरिडा ये कहते हैं, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है बाइनरी अपोजिशन की थ्योरी को। Derrida disrupts the principle of binary logic, arguing that this distinction between opposites are not well defined, as the elements in one opposite can be found within the other, and this blurs the boundaries between the opposites completely। अब देखिए, इन्होंने डेरिडा ने कहा कि ये जो आपने बाइनरी लॉजिक पे चीज़ों को अलग अलग कर रखा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो हम इससे एक की डेफिनेशन अच्छे से समझ सकते हैं, ना ही दूसरे की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये अपोजिट्स जो हैं, दे आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि एक अगर हम मेल फीमेल देखें या गुड और इविल देखें, तो ऐसा नहीं है कि मेल की कोई क्वालिटी फीमेल में होगी ही नहीं। कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं जो दोनों में भी हैं। तो यही कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ वन अपोजिट कैन बी फाउंड विद इन द अदर, एंड दिस ब्लड्स द बाउंड्रीज। और इसीलिए उन दोनों के बीच का जो भेद है, जो डिफरेंस है, वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो जब ऐसी बाइनरीज बनेंगी कि जिनके बीच के अंतर कोई हमें समझने में परेशानी हो रही है, तो ऐसी बाइनरीज की ज़रूरत क्या है? These binary opposite could not be considered stable or fixed, इसलिए उन्हें stable और fixed नहीं समझा जा सकता। Rather they depend on each other for meaning। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं मीनिंग के लिए। In fact, the meaning of one term in the opposition is defined by its relationship to other, and this relationship is subject to constant change। मतलब अगर कि हम माने कि एक टर्म का मीनिंग यानी मेल फीमेल है, गुड इविल है, नॉर्मल एबनॉर्मल है, तो वन टर्म का मीनिंग दूसरे टर्म के अपोजिट होगा ये जरूरी नहीं, बट इन दोनों टर्म्स में कोई रिलेशनशिप होगा, और वो रिलेशनशिप हो सकता है समय के परिस्थिति के अनुसार चेंज हो रहा हो। तो जब रिलेशनशिप चेंज हो रहा है तो मीनिंग भी चेंज होगा। तो इस तरीके से ये बाइनरी अपोजिशन वाली थियरी ठीक नहीं लगी किसे? डेरिडा को। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते। ट्रेडिशनल जेंडर बाइनरी ऑफन प्रिविलेज मैस्कुलिनिटी ओवर फेमिनिटी। आप सभी जानते हैं कि मैस्कुलिनिटी को फेमिनिटी के ऊपर समझा जाता है। Feminist deconstructionists argue that the characteristics attributed to each gender are not fixed। फेमिनिस्ट डिकंस्ट्रक्शनिस्ट क्या कहते हैं कि
दोनों जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन, दोनों जेंडर को जो क्वालिटीज और जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है। वो कहीं ऊपर से भगवान ने बता के नहीं भेजे हैं कि मैस्कुलिनिटी में ये चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, फेमिनिटी में ये चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, और इसीलिए वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। वो तो समाज ने उनके साथ जोड़ दिए हैं कि मैस्कुलिनिटी में ये कि बॉडी अच्छी सी स्ट्रांग होगी और पावर होगी, वो फेमिनिटी में कि नाजुक, कमज़ोर, टेंडर होगी। ये जो गुण हैं ये इनहेरेंट नहीं है, बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। अब जब सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं तो इट मीन्स दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। जब सोशल कंस्ट्रक्शन चेंज होगा तो ये चेंज भी हो जाएंगे, जो भी जेंडर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैस्कुलिनिटी कहते ही एक पावरफुल, ताकतवर इंसान की इमेज हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हम सोशली वैसे ही कंस्ट्रक्टेड हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो जैसे माना जाता है मैस्कुलिनिटी तो खूब सारा वजन उठा सकता है कोई, बट जो फीमेल्स अपनी बॉडी को उतने हद तक पहुंचा लेती हैं मतलब एक्सरसाइज करके, तो वो फीमेल्स भी उतना वजन काफ़ी सारा उठा पाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक हमने उसे सोशली कंस्ट्रक्टेड इमेज में रखा तो वो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक फेमिनिन में दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन को चेंज करें तो वो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स में मिंगल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब वो जो बाउंड्री हमने बना रखी है वो ब्लर हो सकती है जैसे ही सोशल कंस्ट्रक्शन चेंज होता है। तो इन बाइनरीज को हम बहुत सटीक नहीं मान सकते, ये चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन द सोसाइटी, चेंज इन द सेटअप। Another concept which is given by Derrida is difference. See the spelling, ध्यान से देखिए, डिफरेंस की स्पेलिंग में RANCE है, जबकि डिफरेंस जो हम लोग लिखते हैं उसमें ENCE होता है। It is little bit different from difference. Jacques Derrida's concept of difference is a key element of his theory of deconstruction. Derrida introduces the कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस एज ए टूल टू डिकंस्ट्रक्ट, यानी इस डिफरेंस को एक टूल की तरीके से यूज किया गया है ताकि वो उससे डिकंस्ट्रक्ट कर पाएं एंड चेंज द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल एजम्पशंस ऑफ ए स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, और चेंज कर पाएं इस एजम्पशन को कि किसी भी टेक्स्ट का एक मीनिंग होता है। अब ये टर्म आया कहाँ से? द वर्ड केम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब डेफरर। फ्रेंच में एक वर्ब है डेफरर, इसके दो मीनिंग होते हैं डेफरर के। वन मीनिंग इज टू डिफर, डिफर मीन्स तो आपको पता ही है कि भिन्न होना, एंड अनदर मीनिंग इज टू डेफर, और डेफर मीन्स टू पोस्टपोन, किसी चीज को मुलतवी या आगे बढ़ा देना। डेफरेंस जो वर्ड इन्होंने बनाया इन्वॉल्व्स ए लाइवली एंड एवर चेंजिंग प्ले ऑफ डिफरेंसेस एंड डेफरल। इस डिफरेंस वर्ड में जो इनका कंसेप्ट है वो इन दोनों का मिक्सचर है, डिफर का और डेफर का, यानी मीनिंग के बारे में ये बताएंगे ये कैसे डिफर कर सकते हैं और कैसे डेफर हो सकते हैं। इट चैलेंजेस द नोशन ऑफ फिक्स्ड मीनिंग्स। ये पहले ही बता रहे हैं कि ये इसी बात पे काम कर रहे हैं कि टेक्स्ट का मीनिंग फिक्स नहीं होता। इन लैंग्वेज इट इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, ये मीनिंग जो है वो निरंतर बदलता रहता है। अब देखिए, प्ले ऑफ डिफरेंसेस एंड डेफरल्स। इन लैंग्वेज मीनिंग डज नॉट अराइज फ्रॉम आइसोलेटेड एंड फिक्स्ड टर्म बट फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स। For example, the word cat, its meaning is not immediately present but relies on differences with other words. For example, it is different from dog, bird, fish or any other animal. अब देखिए, जैसे कैट वर्ड है, सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, कैट वर्ड है
तो कैट वर्ड को समझने के लिए बाइनरी में तो कोई नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि कैट क्या है, जो डॉग नहीं है, जो बर्ड नहीं है, जो फिश नहीं है, मतलब आप उसे किसी भी दूसरे एनिमल से डिफरेंट करके बता सकते हैं। तो मीनिंग कहाँ से आया, अलग से नहीं। कैट वर्ड का मीनिंग आप आइसोलेटेड करके एक फिक्स्ड टर्म में नहीं बता सकते। आपको कैट का मीनिंग समझाने के लिए उसे दूसरी चीज़ों से कंपेयर करना होगा। अब दूसरी कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे बाइनरी अपोजिशन में कहा था कि दूसरी का कंपैरिजन एक से करें, नहीं, इसका कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। कैट क्या है, जो डॉग नहीं है, कैट क्या है, जो बर्ड नहीं है, वो फिश नहीं है, और किसी भी दूसरे एनिमल से आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इट मीन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द टर्म बिकम्स क्लियर when we compare or contrast them to find out differences। मतलब जब हम उनकी भिन्नता को ढूंढते हैं तब हमें उसका सही मीनिंग समझ में आता है। इन ए वे देयर मीनिंग्स आर रिलेशनल। अब मान लीजिए उसका कंपैरिजन कैट का हम डॉग से करेंगे तो कुछ अलग भिन्नताएं आएंगी, उसका बर्ड से करेंगे तो कुछ अलग डिफरेंसेस आएंगे, फिश से करेंगे तो कुछ अलग डिफरेंसेस आएंगे। तो उनके मीनिंग क्या है, रिलेशनल हैं, मतलब कुछ फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड हैज बीन प्लेस्ड। तो इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट में जो मीनिंग है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो वर्ड क्या है, क्योंकि वर्ड का स्वयं का कोई मीनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेरिडा आइसोलेशन में उनके फिक्स्ड टर्म्स में कुछ मीनिंग नहीं है। उनके मीनिंग कब निकलते हैं, व्हेन वी कंपेयर इट टू द अदर वर्ड्स। Now play of deferrals. Meaning of the word is never immediately present. Deferral के meaning समझिए कि वो immediately नहीं आता, but it deferred or postponed or mediated through a chain of signifiers. When meaning of the word freedom is searched, अब आप देखिए दूसरी तरीके से, आप डिक्शनरी देख रहे हैं, आपने कोई भी मीनिंग देखा, मैंने यहाँ फ्रीडम का एग्जाम्पल लिया है, आप फ्रीडम के मीनिंग देखिए तो उसमें बहुत सारे से शब्द निकल के आएंगे, लिबर्टी, ऑटोनॉमी। अब इसमें से कौन सा सही है भाई? लिबर्टी में लिबर्टी देखें तो लिबर्टी जब देखोगे तो वो और बहुत सारे से मीनिंग निकल के आएंगे, ऑटोनॉमी देखोगे तो फिर बहुत सारे से मीनिंग निकल के आएंगे, फिर उन मीनिंग का भी मीनिंग देखोगे तो फिर बहुत सारे से निकल के आएंगे। तो फिर क्या होगा कि मतलब आप देखेंगे कि टू अंडरस्टैंड दिस टर्म देयर वुड बी फर्दर एक्सप्लेनेशन इनटू देयर मीनिंग्स। यानी डिक्शनरी अगर आप देख रहे हैं तो आप ये डिक्शनरी देख रहे हैं या आप सिंपल भी समझ रहे हैं। आप डिक्शनरी से मैं इसलिए समझाना चाहती हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए कि एक शब्द का फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। जब हमने उस शब्द का मीनिंग देखा तो 5 मिले, अब उन 5 का मीनिंग देखेंगे तो और 5 मिलेंगे, फिर उन 5 का देखेंगे तो और 5 मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, देयर वुड बी फर्दर एक्सप्लोरेशन इनटू देयर मीनिंग, एनकाउंटरिंग एडिशनल टर्म्स, और नए नए शब्द आते जाएंगे। दस ए वेब ऑफ एसोसिएशंस फॉर्म्स। इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारा एक जाल जैसा होगा हमारे पास, एक शब्द को समझने के लिए बहुत सारे शब्दों का जाल जैसा हमारे पास होगा। अब हम उसे किस एंगल से समझें, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज किया गया है। And the meaning of the freedom is deferred through these complex, तो वो डेफर किया जाएगा, कभी इसमें फिर इसमें फिर इसमें, मतलब it would be postponed, it would be mediated। इस तरीके से उसका मीनिंग जो है it would depend on the context and it would sometime be this, sometime that। So there is not a fixed meaning what Derrida wants to say, and for that he gave these terms like deferrals, differences, logocentrism, binary opposites. These terms he used to make it understand. Now all this is deconstruction, so here I have just jotted down some salient point of deconstruction. Now see, structuralists built up a system of words with sign, signifier and signified। फर्डिनेंड डी शेशोर ने ये साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट दिया था। अगर आपने समझना है इसे डिटेल में तो फिर फर्डिनेंड डी शेशोर पे स्ट्रक्चरल पे जो वीडियो से देखिएगा। बट डेरिडा टीयर्स इट डाउन थ्रू हिज डिकंस्ट्रक्शन, उन्होंने उसे
डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब डिकंस्ट्रक्शन है क्या? डिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए थिंग इज टेकन अपार्ट। कोई भी चीज़ है हम उसको अलग अलग करके देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें उसे तोड़ के देखना है, बल्कि हम उसे अलग अलग करके यूं देखना चाहते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं, बट ऑल्सो टू सी हाउ एंड वाई इट वॉज पुट टुगेदर लाइक दैट, और आखिर इसे इसी तरीके से क्यों सेट किया गया था। जैसे बाइनरी अपोजिशन की बात बताई, तो बाइनरी अपोजिशन में ही क्यों सेट किया गया, उन्होंने बता दिया क्योंकि ये हिस्टोरिकली और सोशली कंस्ट्रक्टेड था। समाज के कुछ लोग किन्हीं चीज़ों को इन्फीरियर और किन्हीं को सुपीरियर रहने देना चाहते थे, तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ था और हिस्टोरिकली बहुत दिन तक ये होता रहा, तो इसलिए बाइनरी अपोजिट्स में लोग चीज़ों को समझते गए। तो डिकंस्ट्रक्शन का काम ही ये है, सिर्फ ये नहीं देखना कि कैसे काम कर रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, बल्कि ये देखना कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बनाया गया, इसमें किसकी क्या इंटेंशंस थी, ये इस तरीके से ही सेट क्यों की गई चीज़ें। इस तरीके से मतलब हम उन्हें उस प्रोसेस को अलग करके देखते हैं। तो डिकंस्ट्रक्शन एक मेथड नहीं है जिसमें कुछ सेट रूल्स और रेगुलेशंस हो, बट रादर एन अप्रोच। ये क्या है? एक अप्रोच है दैट सीक्स टू रिवील इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, एम्बिग्विटीज एंड कंट्राडिक्शंस विद इन टेक्स्ट्स एंड कंसेप्ट्स। यानी जो टेक्स्ट हैं और जो कंसेप्ट्स हैं ऑलरेडी फ्रेम्ड, उनमें कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनमें कौन सी एम्बिग्विटीज़ हैं। एम्बिग्विटीज़ मतलब क्यों समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, कितनी कॉम्प्लेक्स है, उनमें कौन से कंट्राडिक्शन है। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। डिकंस्ट्रक्शन फिर वही वाली बात के ऐसा नहीं है कि ये रूल्स हैं इससे डिकंस्ट्रक्ट कर लो, नहीं नहीं, रूल्स नहीं है, ये एक अप्रोच है जिसके जरिए आप उस सिस्टम में, उस टेक्स्ट में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज, एम्बिग्विटीज, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करो। इंस्टेड मीनिंग इज कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड एंड रिक्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर। और इस प्रोसेस में जब आप उन कॉम्प्लेक्सिटीज को, एम्बिग्विटीज को, कंट्राडिक्शंस को रिवील करने की कोशिश करोगे, तो मीनिंग जो है वो अलग अलग तरीके से क्रिएट और रिक्रिएट होगा जब एज ए रीडर आप उस टेक्स्ट की डिकंस्ट्रक्ट करोगे। तो उसमें डिकंस्ट्रक्ट करने में मीनिंग क्रिएट और रिक्रिएट होंगे और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसे डिकंस्ट्रक्ट करेगा। तो अब एक बात रह जाती है कि हम एक किसी भी सिंपल से टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्ट करके देखें ताकि हमें ये प्रोसेस पूरा का पूरा समझ में आ जाए। जहाँ तक टेक्निकल टर्म्स का सवाल है, मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की आपको सारे टेक्निकल टर्म्स, और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक या दो टेक्स्ट सिंपल से मैं आपको डिकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि इस अप्रोच में हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब डिकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस ट्रेडिशनल हायरार्कीज, बाइनरीज एंड एज्यूम्ड सेंटर ऑफ मीनिंग्स। ये मैं बता चुकी, वही बात को नटशेल में है कि हायरार्कीज को, बाइनरीज को चैलेंज किया है। इट क्वेश्चंस द आइडिया दैट वन एलिमेंट ऑफ बाइनरी पेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक ही इम्पॉर्टेंट है, इसको चैलेंज किया है। डिकंस्ट्रक्शन कहता है कि टेक्स्ट हमेशा अनस्टेबल है, मीनिंग कभी फिक्स नहीं होता, हमेशा फ्लक्स में रहता है और ये डिपेंड करता है कि कैसे रीडर पढ़ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा है। डिकंस्ट्रक्शन एनकरेजेज मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसे आपको बार बार पढ़ना होगा। रिजेक्टिंग द आइडिया दैट देयर इज ए सिंगुलर एंड करेक्ट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि किसी चीज़ का एक सिंगल और करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होता। हर रीडर अपने हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है और ये सारे के सारे मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस जो होंगे वो वैलिड होंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो डिकंस्ट्रक्ट जब हम करके देखेंगे किसी टेक्स्ट को तो आपको कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। So thanks for your patience listening.
समझ में आई होंगी चीज़ें आई थिंक. सो रिपीटेडली be with me even in the next video so that we may deconstruct some text.